नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की तारीख है 15 जुलाई 2020 और हम आज का डेली 30 डिस्कस करने जा रहे हैं। डेली 30, जिससे उम्मीद करता हूं कि एक दिन सुपर 30 निकलेंगे। आप लोग चाहेंगे तो ऐसा होगा। मैं अपना प्रयास कर रहा हूं। जब आप अपना प्रयास करेंगे सच्चे मन से, तब ऐसा संभव हो पाएगा। मैं बार बार बोलता हूं, आप हमारी पूंजी हैं और पूंजी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ब्याज एक बार चला जाए तो दुख नहीं होता है, लेकिन पूंजी नष्ट होने के बाद में ब्याज भी नहीं मिलता है। अब आप सोच लीजिए आप कितने महत्वपूर्ण हैं। आज की डेली 30 में रोज की तरह 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आज के एक टॉपिक पर और 10 क्वेश्चन आज की करंट अफेयर पर। आज का टॉपिक क्या है? वह है राज्य का विधानमंडल। सेंटर का हम डिस्कस कर चुके थे। आज पॉलिटी का टर्म है और पॉलिटी के टर्म में राज्य का विधानमंडल आज हमको डिस्कस करना है। चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को और लेते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न का पहला स्टेटमेंट, भारतीय संविधान में दोहरी सरकार की व्यवस्था है। दोनों सरकारें संसदीय प्रणाली की होती हैं। ये दो स्टेटमेंट है। भारतीय संविधान में दोहरी सरकार की व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है। और ये बात आप समझ पाए, ये दोहरी सरकार है क्या? एक सेंटर में और दूसरी स्टेट में। तो समझ में आ गया होगा। और दोनों सरकारें संसदीय प्रणाली की होती हैं, जिसमें एक ही स्तर पर दो तरह के कार्यपालिका प्रमुखों की व्यवस्था की जाती है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान का भाग 4, संविधान के भाग 4 में राज्य शासन के लिए एक सी संरचना अधिकथित की गई है, यानी कि एक सी संरचना का प्रावधान किया गया है। तो भाग 4 ये याद रखिएगा जहां पर यह प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य का विधानमंडल बनता है। हमने आपसे बताया था कि संसद कैसे बनती है। विधानमंडल अगर आप देखेंगे तो विधानमंडल कैसे बनता है। राज्य का विधानमंडल ऐसे भी आप प्रश्न कर सकते हैं कि राज्यपाल और राज्य के विधानमंडल से मिलकर बनता है। राज्य का विधानमंडल राज्यपाल और राज्य के विधानमंडल से मिलकर बनता है। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन ऐसी लैंग्वेज प्रयोग की जाती है। और अनुच्छेद 168 में, ये ऑप्शन तो इसका करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 168 में राज्य विधानमंडल की व्यवस्था है। संविधान का जो अनुच्छेद है हमारे यहाँ 168, और इसके अनुसार राज्य विधानमंडल में राज्यपाल के अतिरिक्त विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदन होते हैं। विधानमंडल जो है, जहां जहां पर विधान परिषद है वो उच्च सदन होता है, और जहां पर विधानसभा है, विधानसभा तो हर जगह है, तो वो निम्न सदन होता है। कहीं कहीं पर ये दोनों है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन राज्यों में दो सदन है उनके नाम क्या है? मैंने अभी बताया, एक को विधानसभा और दूसरे को विधान परिषद कहते हैं। और निम्न सदन होता है ये, और उच्च सदन होता है ये चीज भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न अब हम करने जा रहे हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? यह हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि जिन राज्यों में विधानसभा है, क्या ऐसा कहना ठीक है? विधानसभा तो हर जगह है ना, विधान परिषद की बात अभी नहीं हो रही है, कंफ्यूज मत होइएगा। विधानसभा में अधिक से अधिक अनुच्छेद 170 के अनुसार 500 अधिकाधिक सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य होते हैं। तो ये 60 से 500 के बीच में ये संख्या जो है वो वैरी करती है। राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। तो सबसे ज्यादा विधानसभा में सदस्य कहां होंगे? यूपी की संख्या सबसे ज्यादा है, तो यहां पर होंगे। जरा कमेंट करके बता दीजिएगा कि यूपी में कितने सदस्य हैं। अगला प्रश्न, पहला स्टेटमेंट, राज्यपाल एंग्लो इंडियन जाति के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत करता है। यहां पे मोनोनीत लिखा है, ये मनोनीत करता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और लोकसभा में एंग्लो इंडियन जाति के सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। जो कार्य वहां पर राष्ट्रपति करता है, लगभग वैसे ही कार्य स्टेट लेवल पर राज्यपाल करता है। कुछ इसके विशेष अधिकार हैं, कुछ उसके विशेष अधिकार हैं। राज्यपाल वाला चैप्टर और राष्ट्रपति वाला चैप्टर आप देख लीजिए।
डेली 30 में ये डिस्कस किया जा चुका है। कोई भी टॉपिक लिखिए, डेली 30 डाल दीजिए, या कोई भी टॉपिक लिख के IAS प्रेप एकेडमी डाल दीजिए, वो आपको यूट्यूब में सर्च होके मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया है, अब किसने कितना पढ़ाया और किसके कितने व्यूज हैं, हमारे पास तो वो व्यूज है नहीं कि वो आगे दिखेगा। क्यों नहीं आ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लाइक और व्यूज कहां तक मैं इसके पीछे भागूं, मुझे तो सुपर 30 बनाना है। ठीक है, कम खाओ अच्छा खाओ, मैं वही सिद्धांत पर अब चल रहा हूं। आप लोग अच्छे हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, आप इससे जुड़े हुए हैं, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आप जैसे कैंडिडेट पाकर मैं धन्य हुआ। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, ऐसा प्रावधान है। अनुच्छेद 171 कहता है, मुझे ये याद है, आर्टिकल 171 में यह प्रावधान है कि राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के सदस्यों की विधानसभा में जो संख्या है उससे 1/3 होगी, 1/3 से ज्यादा नहीं होगी, ये लैंग्वेज है। और अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है कि संख्या बहुत कम हो जाएगी तो 40 से कम नहीं हो सकती, ये भी प्रावधान किया गया है। और भारतीय संसद कानून द्वारा विधान परिषद की रचना के संबंध में संशोधन नहीं कर सकती दिया है। ध्यान से पढ़िए, संसद क्या नहीं कर सकती, संसद तो कर ही सकती है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये कर सकती है, तो पहला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो 40 से कम भी नहीं होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा 5 वर्ष बिल्कुल सही है। निश्चित समय से पहले विधानसभा भंग नहीं हो सकती। क्यों भाई, क्यों नहीं भंग हो सकती? हो जाती है, सरकारें गिर जाती हैं, विधानसभा भंग हो जाती है। दूसरा गलत, पहला सही, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद किस प्रकार का सदन है? आ गया ना, राज्य विधान परिषद अस्थायी सदन है कि अस्थायी सदन है? अनुच्छेद 172 के अनुसार विधान परिषद का चुनाव एक ही समय नहीं होता। ये जो चुनाव होता है वो हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों के रिटायरमेंट के साथ में ऐसे चलता रहता है। इस तरीके से ये अस्थायी रूप से बना रहता है। तो ये कैसा है? परमानेंट हाउस है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। विधानसभा के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो, ऐसा कहा गया है, होना चाहिए। क्या ये सही है? अनुच्छेद 173 में विधानमंडल के सदस्यों के बारे में ये जो बातें की गई हैं, ये आर्टिकल 173 में की गई हैं, और उसमें कहा गया है कि विधानसभा का अगर प्रत्याशी बनना हो तो भारत का नागरिक होना पड़ेगा। विधानसभा के लिए आयु 25 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित की गई है। लेकिन विधान परिषद जब पूछा जाएगा तो वहां पर आयु 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, और ये दोनों उल्टा लिखा हुआ है, इस तरीके से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों स्टेटमेंट थे ये बहुत बारीक, अगर आप नॉलेज नहीं रखते हैं या आप आसानी से नहीं पढ़ते, नॉलेज तो बहुत बड़ा नहीं है ये, लेकिन आसानी से अगर नहीं पढ़ते हैं तो समस्या आपको हो जाएगी। अगला प्रश्न, पहला स्टेटमेंट है, कोई भी व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य एक साथ रह सकता है, यानी कि वो विधायक भी रहे, विधायक जी हैं, और विधायक जी के साथ में वो विधान परिषद के सदस्य भी बन गए। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? तो दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। और व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य बन सकता है, ये भी ठीक वैसे ही गलत है जैसे पहला स्टेटमेंट गलत है। कोई भी व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता, और एक समय में एक से अधिक राज्यों के विधानमंडल का भी सदस्य नहीं बन सकता। दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, और इस तरीके से डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष चुन देते हैं। जब विधानसभा का चुनाव होता है, चुनाव के बाद में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, जो सदस्य चुनकर आते हैं उन्हीं में से एक सदस्य विधानसभा का अध्यक्ष बनता है। ज्यादातर ये सदस्य होता है जो कई बार चुनकर आया होता है, वरिष्ठ सदस्य होता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और विधानसभा अध्यक्ष वही कार्य करता है जो महाधिवक्ता कहता है। विधानसभा अध्यक्ष वैसे ही कार्य करता है जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष करता है।
जो महाधिवक्ता करता है ऐसा क्यों ये करेगा? लोकसभा अध्यक्ष की तरह ये उसी पैटर्न पर काम करता है। तो पहला गलत है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी तुलना आप किससे करेंगे? विधानसभा अध्यक्ष की तुलना आप किससे करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष से करेंगे ना। उस तरीके के जो कार्य हैं वही तो ये यहां पर करेगा, जो वहां पर वो संसद में कर रहे हैं वो कार्य यहां पर ये कहां पर करेगा? विधान मंडल में करेगा, विधान सभा में करेगा। ये विधानसभा अध्यक्ष है ना, तो विधानसभा में करेगा। अगला प्रश्न, धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक अपने पास रख सकता है? वहां कितने दिनों तक रखा जाता है? अगर आपको पता है तो वही सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 14 दिनों तक ये रख सकता है। और इसके बारे में स्थिति वही सेम है, विधान परिषद को केवल ये शक्ति है कि वो विधानसभा को संशोधन की सिफारिश करे और विधेयक के प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर और 14 दिन की अवधि के लिए विधेयक को अपने पास वो रख सकता है। और प्रत्येक दशा में विधानसभा की इच्छा इसमें अभिभावी होगी। ऐसा नहीं है कि उसमें विधान परिषद कुछ कर रहा है, जैसे वहां पर है, वहां पर कौन नहीं कर पाता है? राज्यसभा, और यहाँ पर विधान परिषद। तो राज्यसभा और विधान परिषद एक ही तरह का है ना, वहां पे वो सेंटर में है और यहाँ पर ये स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है, केंद्र की तरह राज्य में संसदीय प्रणाली होने के कारण राज्यपाल को परामर्श और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। केंद्र की तरह राज्य में भी जैसे वहां पर संसदीय प्रणाली है तो वैसे यहां पर है, राज्यपाल को परामर्श और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है। सिद्धांत यही कहता है, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं। मुख्य रूप से जो सीएम चाहता है वो कार्य वो करता है, लेकिन जो बात लिखी पड़ी है उसको तो हमको तो मानना ही पड़ेगा। तो पहला तो सही है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। बताइए किसके प्रति उत्तरदायी होगी मंत्रिपरिषद? वहां पर लोकसभा के प्रति होती है, संसद के प्रति होती है, लोकसभा के प्रति होती है, और यहां पर किसके प्रति होगी? ये विधानसभा के प्रति होगी। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास पास करके उसे पद से हटा सकती है। अगर राज्य विधानसभा चाहे तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकती है और उसे हटा सकती है, बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि यदि विधानसभा किसी विशेष कार्य के लिए किसी मंत्री के विरुद्ध निंदा का प्रस्ताव पारित कर दे तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। आपको ये पता होना चाहिए, अगर मंत्रिमंडल का कोई भी एक सदस्य, कोई भी एक मंत्री, अगर वो उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है, अगर वो त्यागपत्र देता है, वो इस्तीफा देता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। उसके बाद में फिर से वो जैसा भी होगा फिर से शपथ लेगा, जो भी है, लेकिन ये देना पड़ता है। दोनों की दोनों बातें सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं और जो निर्वाचित हैं वही भाग ले सकते हैं। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं ले सकते हैं। भाग लेने का मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग लेने का मतलब भागना नहीं है ना, वो रन कर जाते हैं, ऐसा नहीं है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्रधानमंत्री के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ऐसा कभी सुना है आपने? कहीं गलती से टिक मत कर दीजिएगा कि विधायक लोग यहाँ से जाके जितने भाजपा के विधायक जीतेंगे यूपी में उतना ही बढ़िया गवर्नमेंट वहां पर सेंटर में मोदी की बनेगी, ऐसा नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, मोदी जी की गवर्नमेंट वहां पर जो संसदीय चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसके बलबूते पर बनती है, नहीं इसके। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा को कोई न्यायिक शक्ति प्राप्त नहीं है। बताइए क्या यह बात सही है? विधानसभा को जितनी भी शक्तियां प्राप्त हैं उनमें एक न्यायिक शक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा एक संस्था के रूप में कुछ विशेषाधिकार रखती है और इन विशेषाधिकारों की अवहेलना करने वाले अथवा सदन का अपमान करने वाले को विधानसभा माफ नहीं करती है, उसको दंड देती है, उसको पनिष्ड करती है। तो प्राप्त है उसको, पहला गलत हो गया। और राज्य विधानसभा विधान परिषद की स्थापना या उसे समाप्त करने के लिए भारतीय संसद से प्रार्थना कर सकती है। यहाँ ऐसा नहीं कि वही कर लेगी, तो यहाँ पर एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, प्रार्थना की जाएगी कि ऐसा किया जाए, फिर वहां पर राज्यसभा उसमें रोल निभाएगी और लोकसभा, दोनों जगह पास होगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर ये विधान परिषद का गठन कर दिया जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और राज्य विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत
कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 मत के प्रस्ताव के द्वारा विधान परिषद की स्थापना या उसे समाप्त करने के लिए भारतीय संसद से क्या करती है? प्रार्थना करती है, प्रे करती है कि आप ऐसा कर दो और मुझे जरूरत है विधान परिषद की। तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है, पहला गलत है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राज्य के आकस्मिक कोष पर किसका अधिकार होता है? आकस्मिक कोष का मतलब क्या है? कंटिजेंसी जो फंड होता है उसकी बात हो रही है, और इस पे राज्यपाल का, वहां पर राष्ट्रपति का और यहां पर राज्यपाल का क्या होता है? अधिकार होता है। राज्य विधानसभा राज्य का आकस्मिक कोष स्थापित कर सकती है। राज्य के आकस्मिक कोष पर अधिकार किसका होता है? राज्यपाल का होता है, और वह आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस कोष का उपयोग करता है, इस कोष में से धन दे सकता है। ऐसे व्यय की स्वीकृति विधानमंडल से लेनी अनिवार्य है। यह भी जाने रहिएगा कि ऐसा नहीं है कि स्वीकृति नहीं लेना है, स्वीकृति लेना अनिवार्य है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि राज्य विधानसभा कानून बनाकर राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। वृद्धि नहीं, वृद्धि कर सकती है ना? लोक सेवा आयोग की शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। क्या ऐसा है? बिल्कुल कर सकती है। स्टेट का जैसे यूपीपीएससी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर इसकी शक्तियों में विस्तार करना है, इसकी शक्तियों को कम करना, जैसा भी है, तो वो कौन करेगा? उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभा में कानून पास किया जाएगा। राज्य की विधानमंडल के दोनों सदनों के बीच मतभेद का निपटारा संयुक्त बैठक में होता है। राज्य विधानमंडल की दोनों सदनों के बीच में जो मतभेद है उसके निपटारे का कोई उपबंध वैसे नहीं किया गया है। राज्य विधानमंडल का जो दोनों सदन है, अगर उसके मध्य में असहमति होगी उसकी कोई भी किसी भी मुद्दे पर, तो विधानसभा की इच्छा ही अंत में अभिभावी होगी। विधानसभा, विधान परिषद की नहीं, परिषद को केवल इतनी ही शक्ति है कि वह जिस विधेयक से असहमत है उसे पारित करने में वो कुछ विलंब कर दे, लेकिन लास्ट में सुप्रीम पावर कौन बनेगा? विधानसभा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का, राज्यपाल की अनुमति के बाद विधेयक विधि का रूप ले लेता है। बिल्कुल सही है। और राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित नहीं रख सकता। तब कौन रखेगा? आप रखेंगे कि मैं रखूंगा? वही रख सकते हैं, राज्यपाल ही रख सकते हैं। तो ये नहीं वाला ये गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। राज्यपाल की अनुमति के बाद विधेयक विधि का रूप ले लेता है, जैसे वहां पर राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ले लेता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तैयार व्यार कुछ हो रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि बस मैं खाना पूर्ति कर रहा हूं और आप भी खाना पूर्ति कर रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा, और जो प्रश्न पूछता हूं उसको जरूर बताया करिए, और थोड़ा सा शेयर वेयर करिए, इसको लाइक वाइक कर दिया कीजिए, जिससे कि एनर्जी थोड़ी सी मिलती रहे, जैसे मैं काम वाम करता रहूं और क्लास आपको मिलती रहे, मैं यहाँ पर क्लास लेता रहूं, ठीक है ना, रिकॉर्ड उकार्ड करता रहूं। अगला प्रश्न, पहला स्टेटमेंट, प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? बताइएगा। और महाधिवक्ता भारत के महान्यायवादी के समान राज्य का अधिकारी होगा, राज्य का अधिकारी होगा। क्या ऐसा है? दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे वहां पर महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, ऐसे यहां पर स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फटाफट हम देख लेते हैं आज के करंट अफेयर। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदी RORO का क्रैश कोर्स स्टार्ट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही कम पैसे में। कंप्लीट मटेरियल हिंदी का और वीडियो लेक्चर, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट सब आपको क्रमवार मिलते रहेंगे। एक डेमो क्लास पड़ी है विलोम की, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, परियोजना के लिए फंडिंग में विलंब के बाद चाबार जाहेदान रेल परियोजना के निर्माण में किस देश को अलग कर दिया गया? ईरान सरकार ने चाबार पोर्ट जाहेदान रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण में भारत को छोड़ने का फैसला लिया है कि भारत को इससे अलग कर दिया जाएगा। ये जो परियोजना है चाबार, ये ईरान से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। भारत को इसमें अलग कर लिया गया है, अपने दम पर परियोजना का निर्माण करेगा, आगे बढ़ाएगा। और चाबार पोर्ट जाहेदान रेलवे ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया के उद्घाटन के दौरान परिवहन और शहरी विकास मंत्री ने, ईरान के जो परिवहन और शहरी विकास मंत्री, उन्होंने ये जानकारी दी और रेल परियोजना से भारत को हटाने की वजह के रूप में उन्होंने कहा कि फंड ये देर से उपलब्ध करा रहे हैं। चाइना का हस्तक्षेप इसमें भी होगा। चलिए अगला प्रश्न,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई थी? और ये शुरू की गई थी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये प्रश्न सुबह हमको डिस्कस करना था डेली जीके में, और वहां पे ये छूट गया लेने से। पहले प्रश्न मैं सेट करता हूँ, उसके बाद में उसको सेलेक्ट करता हूँ। बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, सुबह 4-5 बजे से रात 12-1 बजे तक का। ठीक है, आप भी ऐसे अपनी प्रोसेस चलाते रहिए। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, और इसमें कुछ व्याख्या नहीं करनी है। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? भारतीय रेलवे भी कुछ लक्ष्य निर्धारित करती रहती है, और वो परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। भारतीय रेलवे ने अभी 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हरित रेलवे बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने अपने इन प्रयासों को, ये जो कर रही है, उसको थोड़ा सा स्पीड दिया है, स्पीड अप किया है, गति दी है। और लाइनों का विद्युतीकरण करेगा, ट्रेनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार करेगा, स्टेशनों के लिए हरित प्रमाणन की बात हो रही है, कोचों में जैव शौचालयों की फिटिंग की बात हो रही है, ऊर्जा के नवीनकरणीय जो स्रोत है, नवीनीकरण की बात हो रही है। इसके माध्यम से वो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रख रहा है 2030 तक। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे पहलों की जरूरत भी है। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का 2021 करमन पुरस्कार किसने जीता? ये जो पुरस्कार जीता है वो डॉक्टर के सिवान ने जीता है। और डॉक्टर के सिवान कौन है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं कैलासादित्यु सिवान। कैलासादित्यु सिवान 2020 में वान करमन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में इनको नामित किया गया है। यह पुरस्कार इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स और इसी के द्वारा गठित किया गया है। मार्च 2021 में पेरिस में इनको प्रदान किया जाएगा, अगर कोरोना कंट्रोल हो गया तो। नहीं तो ये कहेंगे हम पुरस्कार लेने नहीं जाएंगे। हो सकता है फ्रांस में उस समय ज्यादा कोरोना फैल जाए, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम में वर्तमान में कितनी वस्तुएं शामिल है? कितनी वस्तुएं आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल है वर्तमान में? 1955 का ये अधिनियम है, और आवश्यक वस्तु अधिनियम जो ये बनाया गया था, और इसमें उर्वरक, दवाएं, खाद्य तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, ये सब शामिल हैं। और इसमें कुल जो वस्तुएं हैं उनकी संख्या याद रखिएगा, 9 वस्तुएं शामिल हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। उर्वरक, उसमें कार्बनिक अकार्बनिक मिश्रित उर्वरक। खाद्य पदार्थों में खाद्य तेलों सहित इनकी बात होती है। खाद्य फसल, फल और सब्जियां इसमें हैं। फेस मास्क है, हैंड सैनिटाइजर है, दवाएं हैं, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद हैं, कच्चा जूट और जूट वस्त्र है। तो हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क ये बढ़ा दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, 9 हो गए। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का पहला अध्यक्ष कौन सा देश था? कौन सा देश इसका अध्यक्ष था? 17 जुलाई 2020 को पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर एक भाषण देंगे। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र इकोसॉक के उच्च स्तरीय खंड के समापन में अपने विचार रखेंगे। इकोसॉक जो है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है, हर साल उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करती है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है ये, और पहली बैठक 1946 में हुई थी, और इसका भारत पहला अध्यक्ष था। बस इतनी कहानी है। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग सोच रहे होंगे मैं हंस बहुत रहा हूँ, क्या कारण, क्या करूँ, रो के थकान बहुत लगी है। रोऊंगा तो और ज्यादा थकान हावी हो जाएगी और काम नहीं कर पाऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ हंस हंस के काम किया जाए और थकान को मात दिया जाए। चलो चले कुछ हंस के काम करते हैं और थकान को क्या करते हैं, थकान का कुछ इंतजाम करते हैं, कुछ ऐसा। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस, युवाओं में कौशल डेवलप करने के लिए 15 जुलाई, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन युवाओं को रोजगार, उद्यमिता, अच्छे काम के कौशल से लैस कुछ एक्टिविटीज के साथ उनको इन सब अच्छे कामों से लैस करने के लिए, इसके महत्ता को पहचानने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये जो इस वर्ष का दिवस है उसकी थीम याद रखिएगा, स्किल्स फॉर ए रेजिलियंट यूथ। ठीक है ना, स्किल्स फॉर ए रेजिलियंट यूथ। सब इसमें रेजिलियंट ही तो मामला चल रहा है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी प्रज्ञता दिशा निर्देश किससे संबंधित है? एक दिशा निर्देश जारी किया गया है प्रज्ञता, और ये जो दिशा निर्देश है ये डिजिटल शिक्षा या ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड है। जिस एजुकेशन को आप इस समय प्राप्त कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से या हमारे ऐप के माध्यम से, IAS प्रेप एकेडमी का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां भी मिलेगा। प्रचार कर रहा हूं मैं, जरूरी है, क्या करूं, बताना पड़ता है। IAS प्रेप एकेडमी का ऐप इसलिए डाउनलोड कर लीजिए कि मेरा फायदा है, ऐसा कुछ नहीं है, आपका फायदा है। आपको बहुत सारे उसमें टेस्ट मिल जाएंगे। आप कोई कोर्स हमारा ज्वाइन कर चाह रहे हैं तो वो कोर्स आप इजीली ज्वाइन कर लेंगे, उसी में सब वीडियो सब मिल जाएगा। यूट्यूब के डाइवर्जन से बचना चाहते हैं, फालतू की चीजें देखने से, तो उसमें आपको वीडियो लेक्चर की सीरीज में डेली 30 और डेली जीके भी मिल जाए। अगला प्रश्न, बस 2 झिलाव और बचे हैं। किस भारतीय राज्य में मास्क पहनने के लिए लोगों से आग्रह करने के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया जा रहा है? कौन सा ये राज्य है? मध्य प्रदेश ऐसे खूब काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान शुरू किया गया। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है। उन लोगों पर केंद्रित होगा जो मास्क नहीं पहन रहे, उनको रोको, मास्क क्यों नहीं पहना है, मास्क पहन के वैसे बात करो, बेवकूफ कहीं का, इस तरीके से टोको। अरे मारने लगेगा, प्यार से ही टोको, लेकिन गुस्सा तो इतनी ही आती है कि सुरक्षा आपकी है और याद मैं दिलाऊं, रोकूं मैं और टोकूं मैं, तो ऐसे लोगों को 2-4 तमाचे भी मारने चाहिए। चलिए, मैं हिंसक नहीं हो रहा हूं। अगला प्रश्न, ग्लोबल पेमेंट टेक लीडर वीजा ने किस निजी बैंक के साथ भागीदारी की है जो ई कॉमर्स के लिए वीजा सिक्योर को तैयार करेगा? ये बैंक है फेडरल बैंक। कौन सा बैंक है? फेडरल बैंक। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वीजा सिक्योर एक प्रमाणीकरण कार्यक्रम है जो EMV प्रोटोकॉल के नवीनतम मानकों का उपयोग करता है। उन्नत तकनीक कार्ड धारकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए, त्वरित चेकआउट अनुभव के लिए ये सुरक्षा प्रदान करता है कि आपका तुरंत चेकआउट हो जाएगा, कोई बीच में गड़बड़ेशन नहीं कर पाएगा। गड़बड़ेशन, ठीक है ना, कोई गड़बड़ेशन नहीं कर पाएगा। कैसी लगी आपको ये क्लास? थोड़ी सी अगर स्लो लग रही होगी तो आप स्पीड को, जो 3 डॉट बटन है ना, उसको क्लिक कीजिएगा, स्पीड को बढ़ा लीजिएगा 1.25 या 1.5। जहां नहीं समझ में आए रोक के स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। कई लोग ऐसा करते हैं, अच्छा लगता है, आप इतने रिस्पॉन्सिबल हैं। मेरे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा, इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई आपके काम का कोर्स हो तो उसको, टीम की तरफ से मेरे मैसेज है, टीम में मैं भी शामिल हूं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।